हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 11th जेपीएससी की परीक्षा आने वाली है। ऐसे में जो एसपीटी और सीएनटी है उसमें से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि एसपीटी से 5 प्रश्न और सीएनटी से 5 प्रश्न। तो ये सीएनटी और एसपीटी एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के मद्देनज़र हम लोग एसपीटी को पढ़ रहे थे और एसपीटी में कुल 9 चैप्टर है, उसमें से हम लोगों ने 4 चैप्टर पूरा कर लिया है। आज हम लोग 5वें चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उसको पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको एसपीटी एक्ट 1949 करके मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो चैप्टर 5 है हमारा। इस चैप्टर में जो धाराएं हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, तो इसमें कुल 10 धाराएं हैं जो कि 43 से लेके 52 तक है। ये क्या है? धारा है, इतनी धाराएं हैं। और ये सब मुख्य रूप से इस किससे संबंधित है? ये लगान से संबंधित है। लगान क्या होता है कि जो रेंट दिया जाता है वो रेंट को क्या कहते हैं हम लोग? लगान कहते हैं। तो इसमें जो बात की गई है कि लगान, दो बातें इसमें मुख्य रूप से हैं कि लगान सबसे पहला, जैसे जो पहला धारा है वो है 43 और एक है 43 ए कह सकते हैं, ठीक है। 43 और 43A। 43A क्या कहता है कि लगान किस रूप में दिया जाएगा, किस रूप में? किस रूप में लगान दिया जाएगा, तो इसकी चर्चा है 43 में। और जो 43A है वो कहता है कि कब दिया जाएगा, कब तक। यानी कह सकते हैं हम इस साधारण रूप में ये समय बताता है कि कब दिया जाएगा लगान। तो ये किस रूप में दिया जा सकता है? तो ये मुद्रा के रूप में दिया जा सकता है, मुद्रा के रूप में दे सकते हैं, और वस्तु के रूप में नहीं दे सकते। जो लगान जमा किया जाएगा वो वस्तु के रूप में नहीं किया जाएगा, ये कहता है धारा 43। वहीं अगर समय की बात करें तो ये समय जो जमा करने का, लगान जमा करने का जो समय है वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है, ठीक है, जो वित्त वर्ष होता है, तो वित्त वर्ष की गणना से संबंधित दो इसमें नियम हैं। अगर कोई जहाँ पे बांग्ला वर्ष माना जाता है, बांग्ला कैलेंडर को, तो जो बैसाख महीना का पहला दिन होगा, जो बैसाख, जो हिंदी, जो बांग्ला में बैसाख महीना होता है, बैसाख महीना का जो फर्स्ट डे होता है उसको आधार माना जाएगा। और अगर कहीं फसली वर्ष माना जाता है, जो फसली वर्ष होता है, तो उसमें जो आश्विन महीना का जो होता है, आश्विन मंथ का पहला दिन माना जाएगा। ये क्या कहते हैं इसको? कृषि वर्ष, ठीक है। ये कृषि वर्ष के रूप में किसको मान्यता मिलेगा? बांग्ला, अगर बांग्ला कैलेंडर चल रहा है तो वहाँ पे बैसाख का पहला दिन, और अगर फसली वर्ष माना जाता है तो उसमें आश्विन महीना का पहला दिन। तो ये, हालांकि अब जो वर्तमान में जो कानून है उसके हिसाब से 1 अप्रैल को ही माना गया है, ठीक है, 1 अप्रैल। लेकिन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ये बांग्ला वर्ष के लिए कौन सा दिन होता है और फसली वर्ष के लिए कौन सा दिन होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जमा करने का जो तरीका है वो क्या है? 4 EMI में दे सकता है, यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट में दे सकता है, 4 किस्त में दे सकता है। और जो तीसरा तिमाही होगा, 4 EMI मतलब हर 3 महीना में, तो जो 3 महीना का जो आखिरी दिन होगा वो सूर्यास्त, ठीक है, 3 महीना के आखिरी दिन के सूर्यास्त
से पहले आपको जमा कर देना है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को हुआ, तो अप्रैल के बाद मई, अप्रैल, मई, जून का जो 30 तारीख होगा ये आखिरी दिन होगा तीसरा, तो इसके आखिरी दिन से ये 30 तारीख के शाम सूर्यास्त होने से पहले आपको जमा कर देना पड़ेगा जो इसका लगान होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि किस रूप में लगान दे सकते हैं, मुद्रा के रूप में, वस्तु के रूप में नहीं जमा कर सकते हैं। लगान कब तक जमा करना है, तो ये 4 किस्त में जमा कर सकते हैं, और जो तिमाही होगा, तिमाही का आखिरी दिन होगा वो सूर्यास्त से पहले जमा करना है। और इसमें जो कृषि वर्ष की गणना होगी वो कब से होगी, 1 अप्रैल से होगी वर्तमान में। लेकिन अगर पहले क्या था कि बांग्ला वर्ष के लिए बैसाख का पहला दिन और फसली वर्ष के लिए आश्विन महीना का पहला दिन। तो ये 2 धाराएं थी, 43 और 43A। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। अब जो अगला धारा कहता है, जो 43 के बाद कौन सा धारा है, 44 कहता है कि अगर कोई दो, ये मान लेते हैं कोई रैयत है, मूल रैयत है, ये मूल रैयत ये भी है, फर्स्ट है, और मूल रैयत ये क्या है, सेकेंड है। अब क्या हुआ है कि इस मूल रैयत ने 1 ने अपनी ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया, किसे, 2 को कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो रैयत है ये तो पहले इसको जान रहा था, इसको जमा कर रहा था। ये जो टैक्स है, जो यहाँ पे ये जो मूल रैयत है, ये जो रैयत है ये किसको जमा कर रहा था, मूल रैयत 1 को जमा कर रहा था लगान। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, ये ट्रांसफ़र कर दिया है अपनी ज़मीन, तो इसको इसकी खबर नहीं, यानी कि इसको जो है रैयत को इस चीज़ का नोटिस नहीं मिला है। ठीक है, तो इसको नोटिस नहीं मिला तो ये क्या करेगा, ये इसी को जमा करता ही रहेगा। तो इसमें जो रैयत है, रैयत का कोई इसमें दोष नहीं है, क्योंकि इसको नोटिस नहीं दिया गया है। तो अगर इस स्थिति में कुछ भी होता है तो ये रैयत इसमें दोषी नहीं होगा। ये कहता है सेक्शन 44 यानी कि धारा 44। अब आगे हम लोग अगर 45 देखें तो जो 45 धारा है वो क्या कहता है कि जो लगान जमा होगा, वो जो लगान जमा होगा वो कैसे होगा, किस रूप में होगा, तो ये होगा मनी ऑर्डर के रूप में भी कर सकता है, मनी ऑर्डर, या फिर जो रैयत है वो खुद ऑफिस जाकर कर सकता है, मनी ऑर्डर के द्वारा कर सकता है, या फिर खुद जाकर कर सकता है फिजिकली। ये धारा 45 कहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं जो 46 क्या कहता है। तो जो 46 है वो कहता है जो विलेज हेड होगा, यानी कि जो प्रधान होगा, या फिर जो मूल रैयत होगा, या फिर जो लैंडलॉर्ड होगा, एल से लैंडलॉर्ड, तो जो विलेज हेड होगा या फिर मूल रैयत होगा या फिर लैंडलॉर्ड होगा, ये क्या करेगा, ये जो रैयत का जो लगान है उसका लेखा जोखा रखेगा, रैयत के लगान का लेखा रखेगा। ठीक है, रैयत के लगान का लेखा रखेगा। ये धारा कौन सा है, ये है 46। 47 की अगर बात करें तो 47 क्या कहता है कि जैसे रैयत क्या करेगा, लगान जमा करेगा, तो लगान जमा करेगा तो जमा करने के बदले उसको क्या मिलेगा, रसीद मिलेगा। कुछ प्रमाण तो चाहिए ना, प्रमाण के तौर पर क्या मिलेगा, रसीद। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ, जैसे यहाँ जो लगान जमा होता है तो लगान किसके पास जमा होता है, लैंडलॉर्ड। तो अभी वर्तमान में लैंडलॉर्ड कौन है, तो जो सीईओ होता है, जो सीईओ है वही क्या है, लैंडलॉर्ड है। ठीक है, सरकार का ये
नुमाइंदा है, सरकार का आदमी है, तो यही लैंडलॉर्ड होता है। तो ये रसीद कौन देगा? सीओ देगा, रैयत को देगा। और अगर ये नहीं देता है रसीद, अगर रसीद नहीं देता है तो जो रैयत है वो डीसी के पास क्या कर सकता है? आवेदन दे सकता है, कंप्लेन कर सकता है, और बदले में कंप्लेन करने पर जो सीओ है यानी जो लैंडलॉर्ड है उसको जुर्माना देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? या फिर अगर रसीद नहीं मिलता है इसको तो कंप्लेन करने पर 50 रुपये का इसको जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है, तो ये 47 धारा कहता है कि अगर रैयत लगान जमा करता है तो उसको रसीद मिलना चाहिए। अगर रसीद नहीं देता है तो उसकी कंप्लेन करने पर फिर उसको 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ये है 47। अब 48 क्या कहता है? 48 कहता है कि ये सब जो भी प्रक्रिया हो रहा है उसका एक प्रपत्र तैयार किया जाएगा। ठीक है, एक प्रपत्र तैयार किया जाएगा, यानी कि इसको कहते हैं परफॉर्मा कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो भी अकाउंट है, लेखा जोखा है, सबका एक प्रपत्र तैयार किया जाएगा। और ये कहाँ पे रहेगा? जो एसडीओ का ऑफिस है, एसडीओ के ऑफिस में ये प्रपत्र जमा रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें, मान लेते हैं ये कोई जोत है, ये जोत है। अब क्या हुआ? ये जोत, ये रैयत 1 है और ये रैयत 2 है। अब इसने क्या किया? ये इसको ट्रांसफ़र कर दिया। इसने क्या किया? इसको ये ट्रांसफ़र कर दिया। और जो रैयत 1 है इसका कुछ बकाया रह गया है। ठीक है, ये बकाया रह गया है। अब ये जो रैयत है ये अपना लगान बकाया रखा है। अब रैयत 2 के पास आ गया, तो रैयत 2 जो है ये रैयत 1 के द्वारा जो पूर्व में बकाया है उसका भुगतान ये नहीं करेगा। यानी जो रैयत 2 है वो क्या करेगा? पूर्व का बकाया भुगतान नहीं करेगा। पूर्व बकाया का भुगतान नहीं करेगा। कौन? जो रैयत 2 है। तो अगर ये क्या है? जोत है यानी ज़मीन है। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र अगर हो गया तो इसका अगर बकाया, तो उसका बकाया वही पूरा करेगा, ये नहीं देगा। ये कहता है कौन सा आर्टिकल? धारा 49 कि अगर जोत ट्रांसफ़र हो जाती तो जो पूर्व का बकाया है वो वर्तमान रैयत नहीं जमा करेगा। अब हम लोग अगर हम देखें तो जो 50 है वो 50 क्या कहता है? 50 ये कहता है कि अगर लगान में कटौती के बारे में, लगान में कटौती के संबंध में है धारा 50। और इसमें कहा गया है कि अगर लगान में कटौती करना है तो कौन कर सकता है? तो जो डीसी है वो लगान में कटौती कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ परिस्थिति दिया गया है, किस परिस्थिति में लगान की कटौती की जाएगी। तो जो पहली परिस्थिति है वो ये है कि जो जोत है, जो ज़मीन है, वहाँ पे या तो बालू जमा हो गया है। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं बालू जमाव। ठीक है, बालू जमाव हो गया है, या फिर जल जमाव हो गया है। यहाँ कह सकते हैं बालू या फिर जल का जमाव हो गया है, या फिर वो जो ज़मीन है वो क्या हो गया? ख़राब हो गया है, या फिर कह सकते हैं कि सिंचाई की सुविधा नहीं और आवेदन देने पर 6 महीना हो गया, 6 महीना के बाद भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई है। फिर अगर जो उसकी जो फसल है उसकी लागत अगर अधिक है और उसको जो लाभ है वो कम मिल रहा है। ठीक है, लागत क्या है? अधिक है, और लाभ क्या है? कम है। तो इस परिस्थिति में ये लगान की कटौती के लिए क्या कर सकता है? आवेदन दे सकता है। और इस लगान की कटौती जो है डीसी साहब कर सकते हैं, कटौती लगान में। लेकिन अगर एक बार रैयत क्या किया? लगान में अपनी कटौती करवा लिया आवेदन देकर, लेकिन अगर अब चाहेगा कि नहीं दोबारा फिर वो लगान में कटौती कराएगा
तो उसके लिए क्या है, वो दोबारा नहीं करा सकता है, यानी कि दोबारा कटौती नहीं होगा, दोबारा कटौती नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं दोबारा कटौती आसान नहीं है। ठीक है, ये दोबारा कटौती आसान नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो संथाल परगना रेंट एक्ट है, ठीक है, रेंट एक्ट ये है 1886। इसमें क्या होगा, एक प्राइस लिस्ट जब जारी होगा, नया प्राइस लिस्ट जब तक जारी नहीं होगा तब तक ये फिर दोबारा कटौती नहीं किया जा सकता है। और ये धारा कौन सा है, ये है 51। तो धारा 50 कहता है कि लगान में कटौती की जा सकती है, कौन कर सकता है, डीसी कर सकता है, किन परिस्थिति में कर सकता है, या तो ज़मीन में जल भराव हो गया, या बालू का जमाव हो गया, या फिर ज़मीन खराब हो गई है, या फिर सिंचाई की सुविधा नहीं है, या फिर लागत जो है वो ज़्यादा है लाभ से, दोबारा कटौती नहीं की जा सकती है बिना एसपीटी रेंट एक्ट में नया लिस्ट जारी हुए, ये 51 कहता है। आगे हम लोग देखते हैं जो धारा 52 है, वो कहता है कि जो विलेज हेड है, या फिर जो मूल रैयत है, या फिर जो लैंडलॉर्ड है यानी भूस्वामी, ये रैयत से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कर सकता है। एक्स्ट्रा चार्जेस से यहाँ तात्पर्य है कि जो वास्तविक लगान बनता है, ठीक है, जो वास्तविक लगान बनता है वही ले सकता है, उसके अलावा कोई अदर टैक्स नहीं ले सकता है। यहाँ पे कह सकते हैं जो अदर टैक्स नहीं ले सकता है, ठीक है, अदर टैक्स नहीं ले सकता है। यहाँ पे अदर टैक्स की बात करें तो अदर टैक्स मतलब जैसे कि रोड टैक्स हो गया, या फिर चारागाह टैक्स हो गया, चारागाह टैक्स हो गया, या फिर कह सकते हैं चुंगी हो गया। तो ये सब नहीं ले सकता है। अगर ये लेता है अलग से कोई टैक्स तो इनको क्या होगा, इनको 6 महीने की सज़ा होगी, या फिर 6 मंथ का सज़ा होगा, या फिर 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, तो या फिर दोनों हो सकता है। तो ये इस कौन सा धारा कहता है, ये धारा कहता है 52। तो 52 कहता है कि लगान के अलावा और दूसरा टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, अगर लगाएगा तो 500 रुपया या फिर 6 महीने की सज़ा होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा जो धारा है वो हम लोगों ने देख लिया, 43 से लेके 52 तक। एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं, जो हमारा 43 है वो कहता है कि लगान वस्तु के रूप में नहीं दिया जा सकता है, मुद्रा के रूप में दे सकते हैं। 43 ये कहता है कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है कि 4 किस्त में, और सूर्यास्त तीसरी जो तिमाही होगा, तिमाही के आखिरी दिन के सूर्यास्त से पहले जमा करना होगा, और कृषि वर्ष के बारे में मैंने बताया। फिर जो 44 है वो कहता है क्या, 44 कहता है कि रैयत अगर ट्रांसफ़र हो गया है तो उसमें मूल रैयत अगर ट्रांसफ़र हो गया है अधिकार, तो रैयत को बिना नोटिस दिए हुए नहीं, उसमें उसका दोष नहीं होगा अगर उसको नोटिस नहीं दिया गया है तो। 45 कहता है कि जो लगान जमा होगा वो मनी ऑर्डर के रूप में हो सकता है, या फिर खुद जाकर कर सकता है। 46 कहता है कि रैयत का जो लगान है उसका लेखा जोखा रखेगा, यानी कि लेखा जोखा रखेगा कौन, मूल रैयत या जो प्रधान है, या फिर जो भूस्वामी है। उसके बाद 47 कहता है कि 47 क्या कहता है कि लगान जमा करने के बदले में उसको रसीद दिया जाएगा, और रसीद अगर नहीं देता है तो रसीद नहीं देने के बदले में 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा उसे। 48 कहता है कि जो एसडीओ के ऑफिस में क्या होगा, एक परफॉर्मा तैयार किया रहेगा, जो परफॉर्मा जो लेखा जोखा है सारा डिटेल्स रहेगा, वो एक परफॉर्मा कहाँ पे रहेगा, एसडीओ ऑफिस में रहेगा। उसके बाद 49 कहता है कि उसके बाद क्या था, 49 कहता है कि अगर जोत अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो पुराना बकाया जो नया रैयत है वो नहीं देगा। उसके बाद 50 कहता है कि लगान में कटौती की बात कही गई है, कटौती,
और 51 कहता है कि दूसरी बार लगान में कटौती नहीं होगी। और फिर जाके 52 क्या कहता है कि लगान के अलावा कोई अलग से कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। अगर लेता है रैयत या जो लैंडलॉर्ड है या फिर जो भूस्वामी है या फिर जो मूल रैयत है, तो उसको क्या करना पड़ेगा फिर 6 महीने की सज़ा होगी या फिर 500 रुपये का जुर्माना, तो या फिर दोनों लग सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का ये वीडियो। इसमें हम लोगों ने पूरा अध्याय 5 को पूरा किया है। अब हम लोग 6 को फिर देखेंगे, 7 को देखेंगे, 8 को, फिर छोटा सा वो सब है, बहुत बड़ा लंबा नहीं है। चलिए हम 1-2 वीडियो में और 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।